हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम समय समय पर टॉप बुक लिस्ट आपके लिए लाते रहते हैं और इसी कड़ी में इस बार हम आपके लिए दुनिया भर की उन बेहतरीन फिक्शन बुक्स की लिस्ट लाए हैं जिन्हें 2007 में पब्लिश किया गया है। आई एम यशिता मेहरा एंड यू आर वॉचिंग बुकबाज। If you had not subscribed our channel, please do subscribe and don't forget to press the bell icon so you can get our all updates। तो हमारी लिस्ट की पहली बुक है A Thousand Splendid Suns। A Thousand Splendid Suns 2007 में अफगान अमेरिकी लेखक खालिद हुसैनी का उपन्यास है जिसे रिवरहेड बुक्स द्वारा 22 मई 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 384 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये उनका 2003 की पहली बुक द काइट रनर की बड़ी सफलता के बाद का उपन्यास है। हेरात के बाहरी इलाके में मरियम अपनी माँ और नाना के साथ एक सुनसान झोपड़ी में रहती है। अपनी माँ और एक धनी स्थानीय व्यवसायी जलील के बीच एक अतिरिक्त वैवाहिक संपर्क के परिणाम स्वरूप जन्मे जलील की 3 पत्नियों और 9 वैध बच्चों का सामना करने से बचने के लिए परिवार शहर से बाहर रहता है। नाना जलील को उसके साथ दुर्व्यवहार और मरियम के प्रति उसके भ्रामक रवैये के लिए नाराज करता है, जिससे वह हर गुरुवार को मिलने जाता है। अपने 15वें जन्मदिन पर मरियम अपने पिता से उसे पिनोचियो को देखने के लिए जाने के लिए कहती है। एक सिनेमा घर में वह मालिक है और उसे अपने भाई बहनों से मिलवाने के लिए जलील ऐसा करने का वादा करता है। खालिद की किताब आपको हैरान करती है। उनका लेखन बहुत कुछ ऐसा कहता है जो सत्य के आसपास है। नंबर 2 पर है डियर जॉन। डियर जॉन अमेरिकी लेखक निकोलस स्पार्क्स द्वारा 2007 में जारी एक रोमांस उपन्यास है जिसे वार्नर बुक्स द्वारा 7 अगस्त 2007 को पब्लिश किया गया था। इस उपन्यास में 237 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। स्पार्क्स ने इस उपन्यास के लिए अपने चचेरे भाई टॉड वेंस की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरणा ली। कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो एक गर्मियों में प्यार में पड़ जाता है। वे दोनों फिर सैन्य सेवा के दौरान अलग हो जाते हैं। जॉन टैरी मुख्य पात्र का पिता है जिसे एस्पर्गर सिंड्रोम है। कहानी आंशिक रूप से उत्तरी कैरोलिना के विल्मिंगटन में सेट की गई है, जहां जॉन के पिता एक एकल माता पिता थे जिन्हें अपने बेटे के साथ सार्थक बातचीत करने में कठिनाई होती थी। जॉन जानता है कि उसके बारे में कुछ तो अलग है, लेकिन उसे कभी पता नहीं चला कि वह क्या है। नंबर 3 पर है द शॉक डॉक्ट्रिन। द शॉक डॉक्ट्रिन द राइज ऑफ डिजास्टर कैपिटलिज्म कनाडा की लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता नाओमी क्लेन की 2007 की एक किताब है जिसे नोबव कनाडा द्वारा 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस किताब में 672 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द शॉक डॉक्ट्रिन हमारे समय की सबसे प्रमुख विचारधारा मिल्टन फ्रीडमैन की मुक्त बाजार आर्थिक क्रांति की कहानी को फिर से बताता है। इस आंदोलन की शांतिपूर्ण वैश्विक जीत के लोकप्रिय मिथक के विपरीत क्लेन दिखाता है कि इसने लैटिन अमेरिका और पूर्वी यूरोप से लेकर दक्षिण अफ्रीका, रूस तक दुनिया के कई हिस्सों में अपनी आर्थिक नीतियों को लागू करने के लिए सदमे और अत्यधिक हिंसा के क्षणों का कैसे फायदा उठाया है। नंबर 4 पर है द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाव। द ब्रीफ वंडरस लाइफ ऑफ ऑस्कर वाव डोमिनिकन अमेरिकी लेखक जुनोट डियाज द्वारा लिखित 2007 का एक उपन्यास है जिसे रिवरहेड प्रकाशक द्वारा 6 सितंबर 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 352 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ऑस्कर डी लियोन एक अधिक वजन वाला डोमिनिकन है जो न्यू जर्सी के पैटरसन में बड़ा हो रहा है। ऑस्कर महिलाओं के साथ सफल होना चाहता है, लेकिन कम उम्र से ही उसे प्यार नहीं मिल पाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि वह साइंस फिक्शन और कॉमिक किताबों के प्रति जुनूनी है। उसका बड़ा डर यह है कि वह एक वर्जिन मर जाएगा। नंबर 5 पर है द टेरर। द टेरर अमेरिकी लेखक डैन सिमंस का थ्रिलर उपन्यास है जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा 8 जनवरी 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 784 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। द टेरर को 2008 में ब्रिटिश फैंटेसी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था और 2018 में AMC टीवी पर प्रसारित एक नामांकित टेलीविजन श्रृंखला के पहले सीजन के लिए अडॉप्ट किया गया है। कहानी 1847 की सर्दियों में मिडियास रेस में शुरू होती है जब HMS टेरर और HMS एरेबस एक साल से अधिक समय से किंग विलियम द्वीप के उत्तर पश्चिम में 18 मील की दूरी पर बर्फ में फंस गए हैं। मौसम सामान्य से अधिक ठंडा रहा है, जहाज़ों के टीन के प्रावधान घट रहे हैं, अक्सर सड़ रहे हैं
और टाका लगाने से शीशे दागदार हो रहे हैं। इसके अलावा समुद्री बर्फ और भूभाग रहस्यमय तरीके से किसी भी वन्य जीव से रहित है जिनका शिकार किया जा सकता है। नंबर 6 पर है द ग्रेविडिगर डॉटर। द ग्रेविडिगर डॉटर जॉयस कैरल ओट्स का 2007 का ये उनका 36वां प्रकाशित उपन्यास है जिसे इको प्रेस द्वारा 1 जून 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 592 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास ओट्स की दादी के जीवन पर आधारित था। उपन्यास 2007 में फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड के लिए फाइनलिस्ट था। रेबेका टिग्नोर को गलती से 1959 के पतन में न्यूयॉर्क के चटोकवा फॉल्स के पास के जंगल में हेजल जोन्स नाम के एक अन्य महिला के लिए गलत समझा जाता है। 20 से अधिक वर्षों के बाद रेबेका को पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने उससे संपर्क किया वह एक सीरियल किलर है। एक साजिश में रेबेका के माता पिता 1936 में नाजियों से बच निकले। आने वाले प्रलय को देखते हुए रेबेका का जन्म नाव को पार करने में हुआ। जब रेबेका 13 वर्ष की होती है उसके पिता जैकब श्वार्ट, जो अपने बौद्धिक सपने खो चुके हैं और मेलबर्न में एक कब्र खोदने वाले हैं और कब्रिस्तान की देखभाल करने वाले बन गए हैं, उन्होंने अचानक अपनी मां अन्ना को मार डाला और आत्महत्या करने से पहले लगभग रेबेका को मार डाला। फुटपाथ क्रॉसिंग के समय रेबेका अपने ही पति क्रूर नाइल्स टिग्नोर द्वारा पीटे जाने और लगभग मारे जाने से काफ़ी टूट चुकी है। नंबर 7 पर है ऑन चेसिल बीच। ऑन चेसिल बीच ब्रिटिश लेखक इयान मैकवान का 2007 का उपन्यास है जिसे जोनाथन केप द्वारा 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 166 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। इसे 2007 की बुकर पुरस्कार शॉर्टलिस्ट के लिए चुना गया था। जुलाई 1962 में इतिहास के स्नातक छात्र एडवर्ड मेयू और स्ट्रिंग चौकड़ी में वायलिन वादक फ्लोरेंस पोंटिंग चेसिल बीच पर डोरसेट समुद्र तट पर एक छोटे से होटल में अपना हनीमून बिता रहे हैं। अलग अलग बैकग्राउंड से होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक शाम के दौरान दंपति अपनी परवरिश और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं। एडवर्ड यौन रूप से प्रेरित है और उसे उतावले व्यवहार का शौक है। फ्लोरेंस एक और युग की सामाजिक संहिता से बंधी है और शायद उसके पिता द्वारा उसका यौन शोषण किया गया है। बाकी रहस्य आपको बुक पढ़ने के बाद समझ आएंगे। नंबर 8 पर है देन वी कम टू द एंड। देन वी कम टू द एंड जोशुआ फेरिस का पहला उपन्यास है जिसे लिटिल ब्राउन एंड कंपनी द्वारा 1 मार्च 2007 को प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 400 पेज है और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। पुस्तक को जीक्यू, द न्यूयॉर्कर, एस्क्वायर और स्लेट से सकारात्मक समीक्षा मिली। द न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा पुस्तक को 2007 की सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों में से एक नामित किया गया था। समकालीन कहानी एक असफल विज्ञापन एजेंसी के विचित्र कर्मचारियों का अनुसरण करती है क्योंकि वे हर किसी के दिमाग में इस सवाल से ध्यान हटाने के प्रयास में मजाक करते हैं, अफेयर्स करते हैं और गपशप फैलाते हैं। 1990 के दशक का आर्थिक उछाल फीका पड़ रहा है और .com बुलबुले के रूप में फटने के लिए मजबूर है। एक मंदी आसन्न है। कहानी एक बीमार शिकागो विज्ञापन एजेंसी के भीतर सेट की गई है जिसमें रचनात्मक कर्मचारी हैं जो या तो बहुत उब गए हैं या अविश्वसनीय रूप से तनावग्रस्त हैं। रोलैंड गरीब सुरक्षा गार्ड को पूरे दिन पैरों में दर्द रहता है क्योंकि वो दिन भर इधर से उधर चक्कर लगाता है। नंबर 9 पर है द शेक। द शेक कनाडा के लेखक विलियम पी यंग का एक उपन्यास है जिसे विंडब्लाउन मीडिया, फेथवर्ड्स होडर और स्टॉटन द्वारा मई 2007 में प्रकाशित किया गया था। इस उपन्यास में 256 पेज और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। उपन्यास स्वप्रकाशित था लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका टुडे बेस्ट सेलर बन गया जिसकी 8 जून 2008 तक 1 मिलियन प्रतियां बिक चुकी थी। ये जून 2008 से द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर सूची में नंबर 1 पेपरबैक ट्रेड फिक्शन विक्रेता था। उपन्यास अमेरिकी नॉर्थ वेस्ट में सेट है। मुख्य पात्र मैगेजी एलन फिलिप्स है जो अपने परिवार और दोस्तों द्वारा मैक नाम से पुकारा जाता है और 5 बच्चों के पिता है। कहानी की मुख्य घटनाओं से 4 साल पहले मैक अपने 3 बच्चों को मुल्लोमाहा फॉल्स से रुकते हुए जोसेफ ओरेगन के पास वालोवा झील के लिए एक कैंपिंग ट्रिप पर ले जाता है। रास्ते में उसके 2 बच्चे डोंगी में खेल रहे होते हैं जब वह पलट जाता है और एक बच्चा मैक के दूसरे बेटे को लगभग डुबो देता है। नंबर 10 पर है 13 रीजन्स वाई। 13 रीजन्स वाई 2007 में जय आशेर द्वारा लिखा गया एक यूथ एडल्ट उपन्यास है जिसे रेजर बिल द्वारा 18 अक्टूबर 2007 में प्रकाशित किया गया था।
इस उपन्यास में 288 पेज हैं और इसे अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। ये एक हाई स्कूल फ्रेशमैन हन्ना बेकर की कहानी और उसकी आत्महत्या करने के 13 कारणों का अनुसरण करता है। हाई स्कूल के छात्र क्ले जेनसन को हाल ही में आत्महत्या करने वाले एक सहपाठी हन्ना बेकर द्वारा रिकॉर्ड किए गए 7 कैसेट टेप के साथ मेल में एक रहस्यमय पैकेज प्राप्त होता है। टेप कई अन्य सहपाठियों को भी भेजे गए थे। उनमें से प्रत्येक को उल्लेख किए गए प्रत्येक व्यक्ति से मिलने और टेप पर उनका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को पास करने का निर्देश दिया गया था। जैसे ही वह कैसेट को सुनता है, क्ले को पता चलता है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए टेप का एक पक्ष है जिसके लिए हन्ना ने खुद को मारने के कारणों का श्रेय दिया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।